C ratio D is 3:8 is 3:8, ठीक है। 7:9, 5:7 और 3:8, ठीक है। देखो बाकी लोग अपना करो जिसको समझ आ गया हुआ है, और जिनको नहीं समझ आया वो यहाँ पे देखो, ठीक है। 7:9 लिख लिया, 5:7 लिख लिया, और C/D का क्या लिख लिया, 3:8, ठीक है। अब जितनी भी आगे जगह खाली है 9 फिल कर दो, जितनी भी आगे जगह खाली है 7 फिल कर दो, पीछे खाली है 5 फिल कर दो, पीछे खाली है 3 और 3 फिल कर दो, ठीक है। बस अब इसके बाद आपस में मल्टीप्लाई कर दो। बताओ आंसर मल्टीप्लाई करके। 35 ratio, 45 ratio, 93 ratio, 168. बाकी बताओ। सर आपका माइक म्यूट है। चलो देखो, इसके बाद करके इसको मल्टीप्लाई करके क्या आया, 105, 135, 189, 504, ठीक है। अब ये चीज आ गई। अब ध्यान से देखो, इसमें ना कॉमन फैक्टर आ रहा है 3, इसमें से 3 कॉमन फैक्टर आ रहा है, जो कि कट करके क्या आएगा, 35, 45, 63, 168। ये आया आपका आंसर, A/, B/, C/, D। आई थी समझ? ठीक है। क्वेश्चन है 3400 डिवाइडेड अमंग A, B, C, D, ठीक है। 3400 रुपये 4 हिस्से में डिवाइड करने हैं, जिसमें हमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, A/B है आपका 2:3, B/C गिवन है आपका 4:3, और C/D अगेन आपको गिवन है 2:3। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, A/, B/, C/D। मेरे को बताओ आंसर, ठीक है। और आपको फाइंड करना है कि सम ऑफ शेयर्स ऑफ B प्लस D, ठीक है। करोगे ट्राई? पहले मेरे को जो भी सबसे पहले निकालता है मेरे को ये बताओ, A/, B/, C/D की वो क्या ही है, रेशो क्या ही है? 16:24:27। कटिंग तो नहीं हो रही थी? नो सर। ठीक है, बाकी बताओ। यही आई है। चलो फिर मेरे को ये बताओ, B प्लस D का क्या आएगा?
फाइनल आंसर क्या है? 2040 हाँ जी 2040 दोनों का टू, ठीक है 2040। ठीक है, एक बारी मेरे को बताना इसकी रेशो क्या आई थी? 24 हम्म आई थी 60। 18:9 16 24 18:9 अच्छा 18:9, ठीक है। और हाँ जी सर 27 आ रही है लास्ट पे। 27 ही आनी चाहिए। ठीक है 27, टोटल कितना आया इसका? 85। 85। तो मतलब 3400 फाइंड क्या करना है, बी और डी। 51/85 कटिंग करके क्या आ जाएगा आपका? 2040। ठीक है, आगे समझ सबको? एक बारी दोबारा हाँ जी, एक बारी कहाँ से, मेरे को बताओ कहाँ से नहीं समझ आया? रेशियो कैसे निकालनी है? मैं एक बारी मैं फिर से बता देता हूँ, मैं रेशो ही निकाल देता हूँ मैं सारी दोबारा से। अब देखो ए बी सी डी, ए बी की क्या है 2 3, बी सी की है 4 3, इसकी भी 2 3, 3 3 3 2 2 4। ठीक है 16 24 18 27। देखो निकल आई। अब देखो टोटल डिवाइड करना था तो इसका टोटल कर लो। इसका टोटल हमारे पास क्या आया 85। तो पहले 3400 को 85 से डिवाइड हो गया। ठीक है, फाइंड क्या करना था बी और डी। बी और डी का टोटल कितना है 51, तो 51 से मल्टीप्लाई कर लिया, आंसर क्या आ गया 2040। बता अब जिसने भी पूछा था समझ आ गया? हाँ जी आ गया। ठीक है चले आगे फिर। कर दूं अब? ठीक है ठीक है, अगला क्वेश्चन है द रेशो of the salaries of A and B is 5:6। ठीक है, दोनों की सैलरी के रेशियो क्या है 5:6। बोथ गॉट इंक्रीमेंट ऑफ ₹2000। both got increment of ₹2000 and their salaries ratio become 11:13। 11:13। what is the new salaries of A and B? ठीक है, पहले ए और बी की सैलरी की रेशो थी 5:6, दोनों को 2,000 का इंक्रीमेंट मिला, तो रेशो क्या हो गई 11:13। तो हमें बताना है कि आपकी नई सैलरी ए और बी की क्या है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया सबको? किसी को ना समझ आया हो? करवाऊं? ठीक है, अब इसमें क्या है, आपको पहले मैं एक लॉन्ग मेथड से बता देता हूँ, बाद में हम एक शॉर्टर मेथड से करेंगे। ठीक है, उसमें क्या है कि लॉन्ग मेथड क्या कह रहा है कि ए और बी की सैलरी हम अगर हम मान लें 5x और 6x। ठीक है, तो 5x में कितने का इंक्रीमेंट हुआ 2,000 का। 6x में कितने का इंक्रीमेंट हुआ 2,000 का। तो रेशो कितनी बन गई 11:13। पहले ये बताओ ये स्टेप समझ आया? किसी को ना और समझ आया हो ये क्या? स्टेप?
एक्स कोई फैक्टर है ना साथ में। अब मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, इसके साथ एक फैक्टर होता है। रेशो कभी भी, अब सीधी सी बात है, रेशो को आप सीधे सीधे मनी के साथ थोड़ी ऐड कर दोगे। अब मैं बोलूं एक रेशो है 5 और एक रुपीज है 2000, अब ये थोड़ी कर दोगे 5 + 2000। अब हमें थोड़ी पता है इसके साथ कोई फैक्टर है कि नहीं है, तो हम तो एक्स मान के चलेंगे ना उसको। ठीक है। समझ आया? बाकी किसी को ना समझ आए ये वाला स्टेप? ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके मेरे को एक्स की वैल्यू बता सकते हो क्या आएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, 4000. एक्स की वैल्यू 4000 आएगी, 14,000. 14000 आएगी एक्स की वैल्यू। मैंने तो दोनों में डाउट लग रहा है। 4000 है। 4000 ही आ रही है. हाँ सर, 4,000. ठीक है, अब 4000 आ गया, तो क्या मेरे को ए और बी की नई सैलरी बता सकते हो क्या होगी? 44,000 और 52,000. ए की क्या आई है? मल्टीप्लाई करेंगे 22,000 and 26,000. 22,000 एंड 26,000 सबकी आई है। ये पिच के बाद किसको आई है तुम्हें? फिर साथ ही म्यूट कर दिया करो जब बात कर लेता। हाँ जी भी, सबकी आ गई है 22,000 और 26,000? किसी की ना आई हो? कितना आएगा? 15 3 65x प्लस 26,000 इज इक्वल टू 66x कितना? 22,000। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू क्या निकल के आ गई हमारे पास? 4,000। ठीक है, 4,000 आ गई, तो उस हिसाब से a की क्या आ गई? 20,000, और उसकी क्या आ गई आपकी? 24,000। बट ये क्या आई आपकी? पुरानी सैलरी। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई? 4,000। x की वैल्यू पुट की तो a की सैलरी आ गई 20,000, b की आ गई आपकी 24,000। ठीक है, अब नई सैलरी क्या होगी? 2,000 ऐड करेंगे तो कितनी आ जाएगी? 22,000 और 26,000। ठीक है भाई, इतना समझ आ गया सबको? ठीक है, चले आगे। गया सर। ठीक है, अब इसका मैं आपको बताता हूँ छोटा तरीका। ठीक है, उसमें क्या करना है आपको, ये रब कर दूं ये वाला। कर दो सर। ठीक है, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, ध्यान से देखना, पहली बारी में नहीं भी समझ आ सकता। रेशो लिखी आपने 5:6 और नीचे रेशो कौन सी है? 11:13। सबसे पहले आपने चेक करना है क्या इन दोनों का जो डिफरेंस है क्या सेम है। इन दोनों का क्या है? 6 है, इन दोनों का क्या है? 7। ठीक है, इसका डिफरेंस क्या आ रहा है? 6, इसका डिफरेंस क्या आ रहा है? 7। अगर तो डिफरेंस सेम नहीं है, ठीक है, अगर तो डिफरेंस सेम, अगर तो सेम है फिर तो हमारा काम हो गया उधर ही। ठीक है, अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो सबसे पहले हम करेंगे कि इन दोनों का डिफरेंस सेम बनाएं। अब डिफरेंस को सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अब इन दोनों का डिफरेंस लो, कितना आया? 1। इन दोनों का डिफरेंस लो, कितना आया? 2। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस 1, इन दोनों का डिफरेंस 2। ठीक है, अब 1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जो कि ऑब्वियस है सेम ही रहेगा, और 2 को इन दोनों के साथ कर दो। ठीक है, इतना समझ आया सबको?
पहले क्या करेंगे, डिफरेंस चेक करेंगे। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो फिर इन दोनों का आपस में डिफरेंस लेंगे। जो इधर डिफरेंस आएगा उन दोनों को नीचे मल्टीप्लाई कर दो, जो इधर डिफरेंस आएगा उन दोनों को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद नई वाली रेशो क्या आई, इस 2 को मैं ऊपर करूंगा तो ये क्या आएगा 10, ये क्या आएगा 12, और ये मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 11 और 13। ठीक है, अब डिफरेंस क्या आ गया 1 का, डिफरेंस क्या आ गया 1 का। ठीक है, अब डिफरेंस सेम हो गया। अब जो डिफरेंस होगा ना, जो डिफरेंस होगा वो इन दोनों में जितनी मनी का फर्क है, कितनी मनी का फर्क था 2000 की, क्योंकि 2000 ही इंक्रीमेंट हो रहा था ना। इस रेशो और इस रेशो में पैसों का कितना फर्क था 2000 का, तो जो वो एक जो आएगा वो आपका किसके बराबर आ जाएगा 2000 के, एक किसके बराबर आ जाएगा 2000 के। अब नई वाली रेशो क्या थी 11 और 13, तो अगर एक बराबर 2000 है तो 11 बराबर क्या आएगा 22,000 और 13 बराबर क्या आएगा 26,000। आ गया आपका आंसर। ए की कितनी आ गई 22, बी की कितनी आ गई 26। और अगर सेम होता है वो डिफरेंस तो फिर यही स्टेप कर देना था सीधा, फिर ये स्टेप करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर सपोज करो यही आपका सेम आ जाता, यही जो सेम आता वो आप सीधा उसको 2000 के इक्वल कर देते। तो ठीक 6 है, से इक्वल टू 2000 लिख देंगे। हाँ अगर सपोज तो करो दोनों कि का अगर 6 दोनों 6 जगह आएगा। इधर, हाँ इधर अगर 6 6 आता तो बस 6 इक्वल टू 2000, ठीक है, तो एक निकाल लेना था, उसके बाद 11 और 13 निकाल लेना था। बट ये तब अगर ये दोनों सेम होते हैं, अगर दोनों सेम नहीं है तो ये स्टेप करना पड़ेगा ताकि सेम आ जाए। अब जो नीचे आई है उसको सीधा 2000 के इक्वल कर दो। ये मेथड अच्छे से सीख लो क्योंकि आगे भी 1-2 क्वेश्चन है जिसमें ये मेथड आएगा। अब बताओ ये सही लगा मेथड ये वाला? अगर 5:6 या 5:4 होता तो -1 लेते। नहीं, वो ऑब्वियस है, हमेशा जब इंक्रीज होता है ना दोनों जगह, ये याद रखना कि हमेशा ये जो दोनों चीजें है ना, या तो ये दोनों का इंक्रीमेंट होना चाहिए या दोनों का डिक्रीमेंट होना चाहिए। मतलब ये नहीं कभी हो सकता कि एक चीज बढ़ रही है और एक चीज कम हो रही है, उसमें ये पॉसिबल नहीं है ये वाला। समझ आई? मतलब दोनों की इकट्ठे या तो इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो, दोनों केसेस पॉसिबल है। ठीक है, मतलब बट ये माइनस नहीं नहीं है ना कि लेगा। हाँ माइनस नहीं, क्योंकि वो दिक्कत आ जाएगी फिर। ठीक है, 2 मिनट नोट डाउन कर लो। हाँ नोट कर लो, आराम से नोट करो, कोई बात नहीं। नोट कर लोगे तो बता देना। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखो 6 years ago 6 years ago 6 years ago the ratio of the edges of A and B, the ratios of the edges of A and B, the ratios of the edges of A and B is 6:5. 6 years ago edges of A ratio B is 6:5, 6:5, and 4 years hence, and 4 years hence, and 4 years hence, the edges of A and B is 11:10, 11:10। ठीक है, अब इसमें भी हम वही मेथड लगाएंगे क्योंकि देखो कुछ प्रेजेंट एज होगी, हमें नहीं पता, कुछ प्रेजेंट एज है। ठीक है,
अब आपको फाइंड क्या करनी है, फाइंड आपको करनी है प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। ठीक है, अब कुछ प्रेजेंट एज है मेरे को नहीं पता, ठीक है, बट उसने बोला 6 साल पहले, 6 साल पहले क्या रेशो है आपकी 6:5, और 4 साल बाद, 4 साल बाद क्या रेशो है आपकी 11:10। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि क्या इन दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है। इसका डिफरेंस क्या है 5, इसका डिफरेंस क्या है 5। दैट मीन्स अगर दोनों का सेम आ रहा है हमें वो वाला स्टेप करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये 5 किसके इक्वल होगा, अब इन दोनों रेशो में टोटल एज का डिफरेंस क्या आ रहा है, 6 साल पहले 4 साल बाद, टोटल 10 साल का फर्क आ गया। इन दोनों रेशियोज में आपको 10 साल का फर्क आ गया। अब अगर 10 साल का फर्क आ गया दैट मीन्स 5 इक्वल टू 10, 5 इक्वल टू 10, 1 इक्वल टू 2, क्योंकि 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 2। तो एक बराबर क्या आ गया आपका 2। ठीक है, अगर एक बराबर 2 आ गया आपका तो या तो अब इसके साथ फाइंड कर लो या इसके साथ फाइंड कर लो, दोनों में से एक ही चीज है। ठीक है, अगर एक बराबर 2 आ गया तो 6 बराबर क्या आएगा 12, और 5 बराबर क्या आएगा 10। ये तो हो गई आपकी 6 साल पुरानी एज, ये क्या हो गई आपकी 6 साल पुरानी एज। तो प्रेजेंट एज पूछा जाए तो 6 साल दोनों में ऐड कर दो, इसमें 6 साल ऐड किए तो क्या आ गया आपका 18, इसमें 6 साल ऐड किए तो क्या आ गया आपका 16। तो दोनों की प्रेजेंट एज मेरे पास क्या निकल के आ गई 18 साल और 16 साल। और अगर नीचे से करते तो 22 और 20 दोनों में से 4 4 माइनस कर देते, तब भी 18 और 16 आ जाना था। बताओ ये चीज समझ आई है, Yes. किसी को ना आई हो तो पूछ सकता है। सर एक बार दोबारा बता दो। एक बारी दोबारा देखो, ठीक है, मैं फिर से रब करके दोबारा लिख देता हूँ एक बारी। ठीक है, अब ठीक है, कुछ प्रेजेंट एज थी हमारे पास जो कि हमें नहीं पता। ठीक है, उसने बोला उस प्रेजेंट एज से अगर मैं 6 साल पीछे जाता हूं तो रेशो क्या आ गई 6:5, और उसी प्रेजेंट एज से अगर मैं 4 साल आगे जाता हूँ रेशो आ गई 11:10। अब सबसे पहले हमारा काम होता है इन दोनों का डिफरेंस निकालना। डिफरेंस कितना आया 5, डिफरेंस कितना आया 5। अगर तो सेम आ जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ना सेम आए तो हम क्या करते हैं इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं उसको इधर करते हैं। ठीक है, बट हमारे पास डिफरेंस सेम आया। अब ये डिफरेंस किसके इक्वल होगा, जितनी की इन दोनों रेशो में एज का डिफरेंस आएगा। अब 6 साल पहले और 4 साल बाद टोटल तो 10 साल का फर्क आ गया ना। अगर मैं बात करूं आज से यार 6 साल पहले और 4 साल बाद तो डिफरेंस तो 10 साल का आ गया। अब ये जो 5 होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा 10 साल के इक्वल। ठीक है, तो एक किसके इक्वल आएगा 2 के डिवाइड करके। ठीक है, अब अगर एक 2 के इक्वल आ गया, ठीक है, अब या तो इस रेशो को पकड़ लो या इस रेशो को पकड़ लो। तो मैंने ऊपर वाले को पकड़ा, तो एक बराबर अगर 2 है तो 6 बराबर कितना आएगा 12, 5 बराबर कितना आएगा 10। तो 6 साल पहले एज कितनी हो गई 12 और 10। और अगर मैं प्रेजेंट एज को फाइंड करना चाहता हूं तो 6 साल आगे आना पड़ेगा, 6 साल आगे आया तो एज हुई 18 और 16। अब बताओ भवनीत समझ आया। हाँ जी सर आ गया। ठीक, मेरे को बता देना जब अगला क्वेश्चन करना हो। वैसे अगला क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ साइड पे जिसने ट्राई करना हो। एट प्रेजेंट, प्रेजेंट की बात चल रही है, ए और बी की एजिस की रेशो है 2:3, एजिस की रेशो है 2:3, और आफ्टर 8 ईयर्स, आफ्टर 8 ईयर्स रेशो हो जाएगी 6:7। तो मेरे को प्रेजेंट एज बताओ ए और बी की। ठीक है, बताओ इसका आंसर।
4 और 6. बड़ी जल्दी आ गया। लैपटॉप नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, दूसरा जुगाड़ भी है रिकॉर्डिंग करने का। सर 16 ईयर और 24 ईयर 16 और 24 कहाँ से आ गया भाई तेरा? वो कटिंग करके 4/6 ही हो गया। क्या बोल रहा है भाई? अच्छा चल ठीक है, 4/6 आ गया ना, 4 और 6। हाँ ठीक है, आगे चलते हैं। आगे एक होता है आपका मीन प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन और फोर्थ प्रपोर्शन। ठीक है, मीन प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन और फोर्थ प्रपोर्शन। मीन का मतलब क्या होता है? मीन का मतलब क्या होता है? बताएगा कोई? एवरेज शायद। एवरेज। ठीक है, हमारे पास तीन चीजें हैं। ज्यादातर वैसे तो मीन प्रपोर्शन ही पूछते हैं, बट किसी पेपर में थर्ड भी पूछ लेते हैं, तो इसके साथ मैं फोर्थ भी बता देता हूँ। मीन प्रपोर्शन होता है कि आपको ना दो नंबर गिवन होते हैं, ठीक है, और आपको बोला जाता है इसका मीन प्रपोर्शन फाइंड करो। ठीक है, तो मीन प्रपोर्शन का सीधा फॉर्मूला होता है रूट ए बी, रूट ए बी। ठीक है, ए बी को मल्टीप्लाई करके उसका रूट निकाल दो, आपके पास क्या आ गया? मीन प्रपोर्शन। ठीक है, थर्ड प्रपोर्शन की बात करूं, ए बी और सी। ठीक है, इसमें आपको मोस्टली वैसे दो गिवन होते हैं और तीसरा फाइंड करना होता है, या कई बार दो गिवन होते हैं बीच वाला फाइंड करना होता है। ठीक है, यहाँ आपको क्या बोलते हैं कि दो गिवन होते हैं और आपको बोल देते हैं कि इसका थर्ड प्रपोर्शन फाइंड करो। थर्ड प्रपोर्शन मतलब सी। ठीक है, तो इसका होता है ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। ठीक है, तो इसको आपस में अगर मल्टीप्लाई करो तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, ये चीज बनती है। तो जब भी आपको थर्ड प्रपोर्शन बोले, आपको दो नंबर गिवन होंगे, तीसरा फाइंड कर लो। ठीक है, आगे समझ। और अगर फोर्थ की बात करें तो इसमें होते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, तो इसमें आपको क्या होगा? तीन गिवन होंगे और चौथे का फाइंड करना होगा। उसमें क्या होता है? ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, तो उसमें डी की वैल्यू फाइंड कर लो। डी की वैल्यू क्या आएगी आपकी? बी सी अपॉन ए। ठीक है, तीनों फॉर्मूले समझ आ गए? ठीक है, तो इसका मेरे को आंसर बता दो। फाइंड दी मीन प्रपोर्शन, फाइंड दी मीन प्रपोर्शन बिटवीन 8 एंड 98। फाइंड दी मीन प्रपोर्शन बिटवीन 8 एंड 98। would be 8, 4 और 7, हाँ 28। 28. 28 आगे सब 28. 28। ठीक है, ठीक है, आ गया सबका? ठीक है, किसी का ना आया हो? ठीक है, चलो मैं मान लेता हूँ कि सबका आ गया। ठीक है, हम आगे चलते हैं। इसी में अगर फोर्थ प्रपोर्शन का कुछ इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ लेता है, ठीक है, आपका फोर्थ का उसका पूछता है वट नंबर must be added, what number must be added
टू 45 13 टू 45 13 33 एंड 9, मतलब चारों में कौन सा नंबर ऐड करें कि रिजल्टेंट नंबर आर इन प्रोपोर्शन। रिजल्टेंट नंबर आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, कि चारों में कौन सा नंबर ऐड करें कि आपका जो रिजल्टेंट आए वो प्रोपोर्शन में आए। अब 4 वाला कौन सा था, फोर्थ प्रोपोर्शन, उसमें क्या करते थे a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। ठीक है, तो इसमें जो नंबर ऐड करना है उसको मैं x ले लेता हूं। अब सपोज कर लो 45 प्लस एक्स अपॉन 13 प्लस एक्स इज इक्वल टू 33 प्लस एक्स अपॉन 9 प्लस एक्स। अब इसमें मेरे को x की वैल्यू फाइंड करके बता दो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, आया समझ? x की वैल्यू बताओ मेरे को कैलकुलेट करके। हाँ जी भी 3 आया सबका? Yes, sir, 3. किसी का ना आया हो पहले ये बताओ। आ गया सबका 3? किसी का बताओ अगर नहीं आया तो उसको सॉल्व करते हैं, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलें आगे। ठीक है, आगे है आपको गिवन है P अपॉन Q इज इक्वल टू 5/4, देन फाइंड P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। बताओ कैसे फाइंड करें? बताओ भाई। क्या जरा दोबारा बताना है, क्या बोला? सिर्फ आपको P अपॉन Q गिवन है, ठीक है, कितना है 5/4, और आपको फाइंड क्या करना है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। छोटा सा क्वेश्चन है बट इसमें आपका बेसिक चेक होगा। बताओ है पता इसमें किसको वो तो कैसे नहीं करना लगना, है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले जो लगता है फोर अरे में। नहीं नहीं, कुछ नहीं करना भाई, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना। जब भी कुछ इस तरह का गिवन हो, सिंपली क्या करते हैं, P की वैल्यू 5 डाल देते हैं, Q की वैल्यू 4 डाल देते हैं। ठीक है, P की वैल्यू 5 डाल दो, Q की वैल्यू 4 डाल दो। P की वैल्यू क्या 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। बताओ क्या आंसर है? 41/9. हाँ 41 डिवाइड बाय 9। 41 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है भाई, चलें आगे। इसको रब कर रहा हूं मैं।
ठीक है, अगली टाइप पे चलते हैं। ठीक है, अगली टाइप है, क्वेश्चन लिखो, द रेशियो ऑफ monthly income of A and B is 9:8 and their ratio of monthly expenses of A ratio B is, the ratio of the monthly expenses of A ratio B is 7:6 ठीक है, and if they save 8,000 per month, then find income of A and B। ठीक है, then find income of A and B। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया? अब आपको पता है कि इनकम में से अगर एक्सपेंसेस माइनस कर दें तो क्या आती है आपकी? सेविंग। इनकम में से क्या एक्सपेंसेस माइनस कर दें तो सेविंग आती है। अब इसका मैं आपको ना सीधा शॉर्टकट बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा होच पोच है, बट अगर समझ आ जाए तो बहुत बढ़िया। ठीक है, ना समझ आए तो फिर लॉन्ग वाला मेथड तो है ही है। ठीक है, उसको समझना। उसके लिए क्या करेंगे, पहले इनकम की रेशो क्या है? 9:8। ठीक है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, समझ आ जाएगा। ठीक है, इनकम की क्या है? 9:8। एक्सपेंसेस की क्या है? 7:6। ये इनकम की, ये एक्सपेंसेस की। और सेविंग कितनी हुई है? 8,000 दोनों को, मतलब दोनों को अलग अलग 8,000। जरूरी नहीं है कि सेम हो, अगर डिफरेंट भी होगी तो हम डिफरेंट लिख देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर दोनों डिफरेंट कर रहे हैं तो हम डिफरेंट लिख देंगे, सेम कर रहे हैं तो हम सेम लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखना। इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, कितना आएगा? 56। 8 7 56। और इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, क्या आएगा? 9 6 54। इसका क्या आ गया? 56। इसका क्या आ गया? 54। वही इन दोनों को नीचे करना है मल्टीप्लाई, कितना आएगा? 7 8 56,000। और इसको इसके साथ करना है तो क्या आएगा? 8 6 48,000। पहले ये बताओ, समझ आया जो मैंने किया? किसको किसके साथ करना है ये नहीं समझ आया। रुको यार, यही तो मेन समझ आना चाहिए था। रुको फिर से बताता हूँ। ठीक है, फिर से देखो। 9 8 7 6 8,000 इतना याद रखो, इसको पकड़ना है बस। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लिया इसके साथ, इधर ही लिख लो चाहे। 8 7 56। इसको कर लिया इसके साथ, कितना आया? 9 6 54। ठीक है, आ गया समझ? अब इसी को किया इसके साथ, क्या आया? 8 7 56,000। इसको किया इसके साथ, कितना आया? 48,000। अब आई समझ? हाँ जी, यहाँ तक आ गई। ठीक है, अब इन दोनों में कितना डिफरेंस है? 2 का। इन दोनों में कितना है? 8,000 का। ठीक है, ऊपर 2 का डिफरेंस है, नीचे 8,000 का। दैट मीन्स 2 बराबर क्या आ गया? 8,000। 1 बराबर क्या आ जाएगा? 4,000। 2 बराबर अगर 8,000 है, 1 बराबर 4,000 आ गया। ठीक है, अब फाइंड क्या करना था? इनकम। इनकम क्या है? 9 और 8, तो 9 बराबर क्या आ जाएगा? 36,000। और 8 बराबर क्या आ जाएगा? 32,000। लो जी, आ गया आपका
आंसर। ये तो अब बताओ किसी को नहीं समझा? जो आपने कराया था क्या? सेम आना चाहिए, जो डिफरेंस सेम आके आपने पिछले मेथड कराया था जो पहले। वो एजिस वाला था, वो एजिस वाला। जब भी किसी रेशियो में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है ना, वो किसी रेशियो में अगर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लाइक एजिस इंक्रीज कर रही है या मनी इंक्रीज कर रही है, ठीक है, वो उसमें वो वाला मेथड लगेगा। इसमें जो मेथड लगेगा वो यही वाला है। जब भी आपको सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, तब आपने ये मेथड लगाना और किसी टाइप में नहीं लगाना। ये अभी मैंने ये ठीक। कराया था तो हो गया फिर वो। हो तो वो भी जाएगा, पर चलो इसी को समझ लो। वो इसलिए तेरा हो गया ना क्योंकि इसमें ना तेरा ये सेम है, मतलब ये जो तुम्हारा सेविंग है ना ये सेम है। अगर ये डिफरेंट आ जाए फिर नहीं होगा उस मेथड से, ठीक है। तभी ये वाला सबके लिए यही मेथड बोल दिया कि कभी भी इस तरह का सम आ जाए, चाहे आए सेविंग अलग अलग आए चाहे सेम आए, यही मेथड लगाओ, नहीं तो आप ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि अगर सेविंग सेम नहीं है ना फिर वो वाला मेथड नहीं लगेगा। हो जाएगा तो बता देना, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन लिखो। A bag contain a bag contain 420 coins. A bag contain 420 coins of denomination of 1 rupee, 50 paisa and 20 paisa coins. A bag contain 420 coins of 1 rupee, 50 paisa एंड 20 पैसा कॉइन्स। मतलब टोटल 420 कॉइन्स हैं, बट हमें नहीं पता उसमें 1 रुपए वाले कॉइन भी है, 50 पैसे वाले कॉइन भी है और 20 पैसे वाले कॉइन भी है, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ देयर वैल्यूज इज and the ratios of their values is 13:11:7. 13:11:7, ठीक है। then find the number of 50 paisa coins. Then find the number of 50 पैसा coins. क्वेश्चन समझ आया? ठीक है, कि हमारे पास कॉइन्स की रेशियो, मतलब कॉइन्स कौन कौन से हैं, 1 रुपए वाला, 50 पैसे वाला और 20 पैसे वाला, ठीक है। और उनकी वैल्यूज मेरे को गिवन है। वैल्यूज कितनी है? 13 रुपीज, 11 रुपीज, 7 रुपीज, ठीक है। और कॉइन्स कितने होंगे वो हम देख लेते हैं। अब मेरे को आपसे एक एक करके आंसर चाहिए। पुराने वाला बच्चा कोई नहीं बोलेगा जिसको पता है, ठीक है। अब मेरे को ये चीज बताओ, अगर आपके पास 13 रुपए हैं, अगर आपके पास 13 रुपए हैं और मैं बोलूं कि सारे 1-1 रुपए के कॉइन है, तो टोटल कितने कॉइन्स होंगे आपके पास? 13 ही कॉइन्स होंगे, ठीक है, 13 कॉइन्स होंगे। और अगर टोटल मैं आपको बोलूं 11 रुपए हैं और 50 पैसे इसके कॉइन है, तो कितने कॉइन्स होंगे? 22. 50 पैसा के कॉइन है, ठीक है, और 11 रुपए है, तो कितने नंबर ऑफ कॉइन्स होंगे? 22, ठीक है। और वही बताओ, इसमें 20 पैसा के कॉइन है, 7 रुपए हैं, तो बताओ कितने नंबर ऑफ कॉइन्स होंगे? बाकी बोलो भाई।
कितना? 35। 35। 35। ठीक है, तो कितने कॉइन्स होंगे? 35। ठीक है भाई। हाँ जी, 35 कैसा है? 35 कैसे? अब मेरे को ये बताओ, 20 पैसे के, अगर मैं बोलूँ आपके पास 1 रुपया मैंने आपको देना है और मेरे पास 20 पैसे के कॉइन्स है, ठीक है, मेरे पास 20 पैसे के बाद, तो कितने कॉइन्स दूंगा मैं आपको 1 रुपया पूरा करने के लिए? बताओ। 5। 5 दोगे ना? अगर मेरे पास 20 पैसे के कॉइन हैं, मैं आपको 5 कॉइन दूंगा तभी 1 रुपया बनेगा ना। तो 7 रुपए बनाने के लिए कितने कॉइन्स दूंगा? 35। ठीक है। आई समझ? सबको समझ आ गया? ठीक है, तो टोटल अब आपके पास कितने कॉइन्स हुए? इन सब का टोटल कर तू, कितना हुआ? 70। तो आपके पास कितने कॉइन्स हुए? 70। बट एक्चुअल में कॉइन्स कितने हैं? 420। एक बराबर क्या आ गया? 6। अब एक बराबर 6 आया, ठीक है, तो कितने, कौन से कॉइन्स फाइंड करने थे? 50 पैसे वाले। 50 पैसे वाला कौन सा है? 22। तो 22 बराबर कितना आ जाएगा? 132। आई चीज समझ? बताओ अगर किसी को ना समझ आई हो ये वाली। एनीवन? किसी को ना समझ आई हो? लाइट बंद ही ना तब तक क्या आता है। वो कुत्तों के साथ कौन खेल रहा है? चले भी अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का ही है, बट उसमें दूसरी टाइप आती है। इसमें इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दिए थे, अगले में आपको टोटल वैल्यूज दी होगी। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। अ बैग कंटेन 1 रुपी 50 पैसा एंड 1 रुपी 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन्स। ₹1 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन्स, ठीक है, इन दी रेशो 2:3:5, in the ratio 2:3:5, if the total value of these coins, if total values of these coins is 2 to 8, 2 to 8, then find the number of 50 paisa coins. Find number of 50 पैसा कॉइन्स। ठीक है, अब पिछले में क्या था, आपको वैल्यूज की रेशो गिवन थी, इसमें अब कॉइन्स की रेशो गिवन है और टोटल वैल्यू दी हुई है। अब इसको समझो, 1 रुपी 50 पैसा 25 पैसा, ठीक है, कॉइन्स की रेशो दी है, कॉइन्स की रेशो कितनी है? 2:3:5। वैल्यू निकाल लेते हैं। अब ये बताओ, अब मैं बोलूं आपके पास 1 रुपए के 2 कॉइन है, तो कितने पैसे हुए आपके पास? 1 रुपए के 2 कॉइन, 1 रुपए के 2 रुपए, ठीक है। अब मैं बोलूं आपके पास 50 पैसे के 3 कॉइन है, तो कितने पैसे हुए? 50 पैसे के, हाँ जी, कितने? 1.5 रुपया, ठीक है। और वही 25 पैसे के 5 कॉइन हुए, तो कितने? 1.25, 1.25, ठीक है। तो टोटल आपके पास कितने रुपए हो गए? 3.5, 3 75, 4 75, 4 रुपए
75 पैसे। आपके पास कितने पैसे हो गए? 4 रुपए 75 पैसे, ठीक है। बट एक्चुअल में आपके पास कितने हैं? 228। एक्चुअल में कितने हैं? 228। तो एक बराबर क्या आ जाएगा? 228 अपॉन 4.75। अब इसकी मेरे को कटिंग करके बताओ कितना आएगा, बताओ जरा कटिंग करके। और फाइंड क्या करना है आपको? 50 पैसा। तो 3 बराबर कितना आ जाएगा? पहले एक बराबर बताओ कटिंग करके क्या आएगा। फोर्टी एट 48, ठीक है। एक बराबर अगर 48 आ रहा है तो 3 बराबर क्या आएगा? 144, 144। ठीक है अभी आगे समझ? हो गया तो बता दो। हो गया सर। ठीक है। अब इसमें एक छोटा सा एक और क्वेश्चन, कई बार ट्रिकी सा ही है। अब आपको सपोज कर लो गिवन है ठीक है, आपको ये गिवन है a बाई डी इज इक्वल टू सी बाई ई, हाँ b बाई ई सी बाई एफ इज इक्वल टू 2/3। और आपको बोला गया है कि फाइंड करो ये बोल सकते हैं या बोल सकते हैं 2a²। कोई बता सकता है इसको कैसे करना है? पुराने वाले तो मत ही बोलना। सर सी बाय क्या लिखा है? सी बाय सर वो सी के नीचे का लिखा है? एफ ही लिखा है। नहीं, ऊपर ऊपर स्टेटमेंट में। एफ a बाई डी b बाई ई सी बाई एफ इज इक्वल टू 2/3। इसकी रेशो निकालनी है ना? हाँ जी, इसकी रेशो निकालनी है ना? इसका अलग निकालना है, इसका अलग निकालना है, इसका अलग निकालना है। पहले वाले का 2/3 हमने 3 है। क्वेश्चन दिया मतलब। हाँ अच्छा, अरे एक जैसे ही है ना, मतलब कुछ भी आ सकता है तीनों में से। पहले का क्या है? 2/3 ठीक है, अगले का निकालने दो। इतना क्या टाइम लगना है? रुको, जो तो निकाल रहे हैं, हमें टाइम क्यों वेस्ट करना? इधर देखो,
सिंपल सी बात है, A/D, B/E, C/F है। रेशो कितनी है? 2:3, तो इसका आंसर भी 2:3 आ गया। ठीक है, इस केस में स्केयर हो रहा है तो इसको स्केयर कर दो 4/9। इस केस में क्यूब हो रहा है तो कर दो 8/27। कोई मतलब नहीं है साथ में 2, 3, बस इतना ध्यान रखना ऊपर नीचे ये कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, जो कि हमेशा सेम ही होता है। ठीक है, ऊपर नीचे वाला कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, जो कि हमेशा सेम ही होता है। ठीक है, अगर सिंपल है तो 2:3 आ गया, स्केयर हो रहे हैं तो स्केयर कर दो, क्यूब हो रहे हैं तो क्यूब कर दो। किसी को डाउट हो इस चीज में? बोलो भाई। किसी को डाउट हो? पानी पिला दो। हो गया सर। ठीक है, ठीक है। अब छोटी छोटी चीजें हैं जो इसमें देखने वाली होती है, जो कि ऐसे तो सम नहीं आते, बट ये चीजें आपको क्वेश्चन में यूज हो जाती हैं कई बार। ठीक है, वो क्या है? अगर मैं बोलूं 5A इज इक्वल टू 13B इज इक्वल टू 7C, 5A प्लस इज इक्वल टू 13B इज इक्वल टू 7C, और मैं पूछूं इसकी रेशो क्या होगी, बताएगा कोई? रेशो क्या होगी इसकी? एनीवन? क्या 5, 13, 7 होगी इसकी रेशो? क्या इसकी रेशो 5, 13 और 7 होगी? बोलो एनीवन, हाँ या नहीं बोल दो। No. बाकी है अगर इक्वल है तो तुम तीनों को 1 1 1 लिख सकते हैं। 1 1 1 क्यों लिखेंगे? उसने बोला जो है हमारे 5A, इक्वल है। देख 5A इज इक्वल टू 13B है, समझ रहा है? तो अगर तू A और B को 1 1 लिख रहा है तो क्या 5 इज इक्वल टू 13 होता है? पॉसिबल है ये? अगर इतने हिस्से की मैं बात करूं तो बोल रहा है A और B को 1 1 लिख दो, तो क्या 5 और 13 इक्वल होगा? अच्छा, बताओ तो आएगी एनीवन? 91 रेशियो 35 रेशियो 65। ठीक है, पहले तो मैं ये चीज आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। जब भी अगर इस तरह का कुछ गिवन होता है ना, या कई बार सम में भी हमारे पास बन के ये चीज आती है, कभी हम सम सॉल्व करते हैं ना, तो कई बार ये चीज हमारे पास बन के आती है। इन सम्स में नहीं, या अगले आने वाले चैप्टर्स में भी हमें ये कई बार चीज बन जाती है। ठीक है, तो हमें पूछा जाता है इसकी रेशो। ठीक है, हमें काम होता है इसकी रेशो के साथ, और हमारे पास बन के आ जाती है ये, और हमें लगता है यही रेशो है, तो जहाँ पे हम गलती कर देते हैं। ठीक है, ये रेशो कभी नहीं होती। ठीक है, रेशो कैसे निकलती है? इन तीनों का लो एलसीएम, इन तीनों का लो एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेना आता होगा? एलसीएम ऑफ 5, 13 और 7 क्या आएगा? $455 यही आएगा एलसीएम ऑफ 5, 13 और 455 7।
455, ठीक है। अब अगर ए की रेशो फाइंड करनी है तो 455 को 5 के साथ डिवाइड कर दो, क्या आएगा 91। बी की फाइंड करनी है तो इसको 13 के साथ डिवाइड कर दो, क्या आएगा 35। सी की फाइंड करनी है तो इसको 7 के साथ डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा आपका 65। अब ये आई आपके पास ए रेशो बी रेशो सी। समझ आया? ये क्वेश्चंस में आगे काम आती है। चलो ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन तो पॉसिबल नहीं है कि ऐसा ही आपको आ जाए, बट ये आगे आने वाले क्वेश्चंस में काम आएगी, ठीक है। बताओ अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम आई हो। ठीक है, अगर ये हो गया तो अगला क्वेश्चन लिखो। ठीक है, रब कर दो इसे। अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए इज टू बी इज, the ratio of the age of A is to B is 8:5, 8:5, and the product of their ages, and the product of their ages is 1440, is 1440, and the ratio, then find the ratio, then find the ratio of their ages, then find the ratio of their ages after 6 years। अब ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, मेरे को बताओ। इसमें कोई वो पुराने वाला मेथड ना लगाना ना, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको प्रोडक्ट गिवन है। उस हिसाब से मेरे को बताओ इसका क्या आंसर आएगा। अब इसमें आपको एजिस की रेशो दी है, तो एजिस की रेशो को a बाई बी इज इक्वल टू 8x 5x ले लोगे, ठीक है, 8x और 5x ले लोगे, ठीक है। अब गिवन क्या आपको, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 8x इंटू 5x इज इक्वल टू 1440, 8x इंटू 5x इज इक्वल टू 1440 आएगा, ठीक है। कटिंग कर लो, कितना आएगा 8 1 दा 8, 8 8 दा 64, 0 5 3 दा 15 36, x इंटू एक्स क्या आया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, x रूट 36, 36 का रूट क्या होता है 6, 36 का रूट क्या होता है 6, ठीक है। अब x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 6 है, तो a की क्या आएगी 48 और b की क्या आएगी 30, ठीक है। ये तो आ गई प्रेजेंट एज। अब आपको पूछी है 6 साल बाद की, तो 6 साल बाद की क्या आएगी 54 और 36, 54 और 36, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखो, यहाँ पे मैंने रेशो पूछी थी, तो रेशो हमेशा इसको कटिंग करो, 9 6 दा 9 4 दा 3 2 2 3 दा 2 2 दा, तो क्या आया a रेशो b कितनी आ गई 3:2। अब बताओ आई समझ, जिन जिन का नहीं निकला था। आ गई समझ। नवनीत आपको आ गई? यस सर। ठीक है। अब इसमें छोटे छोटे तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें जो मैंने आपको छुड़वाए हैं वो हैं आपके मिक्सचर वाले, जो कि मैं आपको अलग से उसका चैप्टर कराऊंगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन।
बाकी सारे रेशियो वाले क्वेश्चन इसी तरह आते हैं, ठीक है। बड़े सारे मतलब थोड़ा बहुत मोल्ड कर देते हैं, तो आप जैसे जैसे इसको प्रैक्टिस करते जाओगे आपको समझ आता रहेगा, ठीक है। बाकी आज की क्लास इतनी है, मेरे को बता दो किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो, नहीं तो हम तो इंक्लूड करते हैं आज। जो सबसे पहले कराया था ना सब में, एक बार वो दोबारा करवा दो, जिसमें वो A रेशियो B थी, B रेशियो C। चलो ठीक है, उसके लिए मैं आपको क्वेश्चन एक नोट कराता हूँ, बाकी भी सारे कर लो, वेट करो। लिखो क्वेश्चन लिखो। A ratio B is 7:9. A ratio B is 7:9. B ratio C 5:7. B ratio C 5:7.